नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 राज्य के प्रदेश अध्यक्षों का तबादला कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, और 4-5 औरों का होना अवश्यंभावी है। मतलब निकट भविष्य में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। यह तो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनाव में जाने से पहले सारे ढीले हुए नट बोल्ट को टाइट कर लेना नरेंद्र मोदी पसंद करेंगे, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो या संगठन के स्तर पर हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है कि कोई आदमी या तो संगठन में स्थान पा सकता है या सरकार में, दोनों जगह नहीं हो सकता। एक पद एक व्यक्ति का कानून लागू है। जी किशन रेड्डी जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उनको तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब उनकी केंद्र से विदाई तय है, उनको संगठन में जिम्मेदारी दी गई है दक्षिण में कमल खिलाने की बड़ी सोच के साथ। उसी तरह से जो अभी मनसुख मांडविया हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी कार्यक्रम को ढीला ही लग रहा है। शायद वो या रूपाला गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, मतलब मंत्रिमंडल में दोनों लोगों का स्थान संदिग्ध हो रहा है। पंजाब में अकाली दल से अगर सांठगांठ होता है तो उनके लोगों को लिया जाएगा। महाराष्ट्र में इतना बड़ा खेल हुआ है तो केंद्र में शरद पवार के गुट के लोग जो अजीत दादा के साथ आए हुए हैं और एकनाथ शिंदे के गुट के लोग जो 1 साल से आए हुए हैं पहले से ही, उन लोगों का समावेश भी जरूरी है। तो यह चीजें होंगी, जब होंगी तब इस विषय पर चर्चा किया जाएगा। आज मैं बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूं क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सरकारें देती है, हम भी कहते हैं, हम दो हमारे दो, इन सब का नारा बड़ा दिया गया है। और हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी पढ़ जाए, अगर वो सक्षम है तो। मैं भी बच्चियों का बाप हूं और अपने से ज्यादा ऊंची शिक्षा देने का प्रयास किया है और भगवान का एहसानमंद हूं कि मेरी बेटियों ने मुझको निराश नहीं किया है। जो सर्वोच्च शिक्षा आमतौर पर मानी जाती है, मास्टर डिग्री तक मेरी बेटियों ने किया है। एक ने कॉमर्स में किया है, दूसरे ने साइंस में किया है, तीसरा सीए कर रही है। मतलब उन्होंने ये सब मुकाम हासिल किया है। लेकिन क्या मैंने अपने पत्नी को मास्टर कराया? और यह कराना चाहिए। यह बात इसलिए कि एक पीसीएस अफसर का एक बड़ा ही दुखद दुर्घटना, मैं दुर्घटना का मतलब ये नहीं कि कार से एक्सीडेंट हो जाने को दुर्घटना कहते हैं, रेल से कट जाने को दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना मतलब कोई चीज जो गलत हो, दुखदाई हो, कष्टदायी हो, कोई ऐसी घटना को दुर्घटना कहते हैं। पहले बात समझ लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि राकेश कुमार को हिंदी नहीं आता। तो एक पीसीएस अफसर है, वो सफाई कर्मचारी की पत्नी थी। सफाई कर्मचारी ने बड़ी मेहनत से मजदूरी करके उसको पढ़ाया। जब वो महिला पढ़ गई तो एक अधिकारी से प्रेम कर बैठी और अब उसको उसका पति छोटा लगने लगा। उसने अपने पति को छोड़ करके या छोड़ देने का साजिश रची या सीधा एक्शन लिया। वो सुने हैं कि शायद कोर्ट में मतलब तलाक का केस दर्ज है और वो इतनी प्रभावशाली महिला है, वो तलाक हो जाएगा। अब यहीं से बहुत सारे मीम्स आते हैं। वो जो आजकल रील बन रहे हैं ना 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के, उनमें से आ रहा है कि एक आदमी अपने औरत को माथे पे उस अटैची लिए आ रहा है। बोला कहाँ से आ रहे हो? लखनऊ से ले आ रहे हैं। क्यों? पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अगर ये भी पीसीएस हो जाएगी, मेरे को छोड़ देगी तो इसे ले आ रहे हैं, 2 भैंस पालेंगे और ये भैंस चरवाएंगे, ऐसा ठीक रहेगा। कोई कह रहा है यार बर्तन माजी छुड़ा करके हम इसको आईएएस की ट्रेनिंग करवा रहे थे, अगर ये आईएएस बन जाते। मतलब अब ये हो रहा है। खैर, मीम बनाने वाले तो हर तत्कालीन घटना को बनाते हैं और यह उचित भी है क्योंकि आपको समसामयिक विषयों पर व्यंग या इस तरह से धारदार तरीके से, मनोरंजक तरीके से, कॉमेडी से, व्यंग से अगर कुछ चीज कोई मैसेज देता है तो मैं उन सब लोगों को बुरा नहीं कह रहा। आपने मौका दिया है तभी तो वो मीम बना रहे हैं। अगर वो महिला ने मौका नहीं दिया होता तो मीम कैसे बनता? आखिर मीम बनाने वालों की कल्पना कहाँ से? आज के पहले तो इस तरह का मीम नहीं था क्योंकि हम तो फेसबुक पर तब से आए जब से फेसबुक भारत में लॉन्च हुआ है। और फेसबुक पर लाइव बोलने का सुविधा जब से दिया गया है, मैं तब से लाइव आता हूं। तो सोशल मीडिया पर तो मैं भी बड़ा सक्रिय हूं, मैंने तो मीम नहीं देखा।
मेरा सवाल वो महिला का तलाक, महिला का प्रेम, पति का छोड़ना, पति का अपमान करना, यह सब नहीं है, क्योंकि हम तो सामाजिक आदमी, हम तो सामाजिक विषयों पर बात रखते हैं। यह एक बड़ी छोटी घटना है। ऐसी घटनाएं समाज में असर डालती होंगी, लेकिन इससे क्या सबक सीखा जाए। मित्रों, मैं 2-3 उदाहरण आपको बता देता हूं, उससे ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैं बलिया जिला का रहने वाला हूं। बलिया जिला में मेरा जो इलाका है, दुआबा विधानसभा क्षेत्र, जिसको बैरिया विधानसभा के नाम से जानते हैं, वहाँ का एक बाजार है जहाँ हम सब लोग ये नून मिर्चा का खरीदारी करते हैं, उसको बोलते हैं रानीगंज बाजार। रानीगंज बाजार में एक रे साहब करके डॉक्टर थी, पता ना भाई कि दिवंगत हो गई, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 80 के दशक में महिला एवं बाल विशेषज्ञ की बहुत मशहूर डॉक्टर थी। बड़ा प्रैक्टिस चलता था उनका और बड़ा नामजद महिला थी। उनको देख करके कोई यह नहीं कह सकता था कि उनका पति अनपढ़ है और वो कुछ नहीं करता। काम के रूप में वही करते थे, कोई आता था तो उसका पर्ची बना देना, कार्ड बना देना। वो जैसे कंपाउंडर की जगह आगे एक स्टाफ सहयोगी रखा था। और दोनों पति पत्नी में अगाध प्यार था। पति को यह बात की कॉम्प्लेक्स नहीं थी कि उसकी पत्नी डॉक्टर हो गई है। पत्नी को इस बात का अफसोस नहीं था कि मेरा पति मेरे अस्पताल में पर्ची बनाता है, और बड़ा प्यार दोनों में था। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं और उनका पति कुछ नहीं करता, किसानी करता है। मेरे निजी रिश्तेदारी में ऐसा है। कई पुरुष IAS हैं और उनकी पत्नी अनपढ़ है। मैं मेरे खुद के अपने जान पहचान ही घर में, रिश्तेदारी में इस तरह के माहौल हैं, लेकिन उनके दाम्पत्य में कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे अपने फूफा जी जौनपुर के हैं, PCS अफसर थे, और मेरी फुआ अंगूठा टेप, क्योंकि उस वक्त, मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त महिलाएं पढ़ने नहीं जाया करती थी। हालांकि मेरे माँ तब की पढ़ी लिखी थी, उन्हीं के जमाने की, लेकिन मेरी फुआ पढ़ी लिखी नहीं थी। और उनकी शादी PCS से हुई और बड़ा सुखद दाम्पत्य निभाया और बड़ा बढ़िया अभी तक चल रहा है। उनके बच्चे IFS अफसर हुए हैं। वो अनपढ़ माँ की, लेकिन कहीं से भी उनको कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं ये आपसे बात पूछ रहा हूँ कि अगर एक कोई PCS अफसर अपने पति के साथ इस तरह की बात कर दी, तो क्या जो लोग तलाक नहीं देते वो अपने पति के या पत्नी के प्रति वफादार हैं? मेरा प्रश्न है नहीं। मतलब मेरा उत्तर है नहीं, क्योंकि वफादार होना एक मानसिक मजबूती का पहचान है और चरित्रहीन होना एक मानसिक कमजोरी का लक्षण है। इसमें ना तो कोई IAS मैटर करता है, ना IPS मैटर करता है, ना सिपाही मैटर करता है। और ये जो प्यार की बात है, उस PCS अफसर को अपने PCS अफसर के स्तर के पुरुष से प्यार हो गया और उसके पति का दावा है कि उसके अनैतिक संबंध बनाते हुए देखा है। मैं किसी महिला के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, ये उसके पति का शब्द है। मित्रों, मैं स्वयं गवाही हूं। मैं पंचायत में गया था, जगह नाम लोकेशन नहीं रखूंगा, उचित नहीं है इस तरह की छीछा लेदर की बात सार्वजनिक करना। एक महिला है, मैं उनको बहुत बढ़िया से जानता हूं। मतलब खूबसूरती में तो वो जो कहते हैं ना, इंद्र की परी, कोई भी आदमी देख करके उसका नियत डोल सकता है। जिस तरह से विश्वामित्र को मेनका ने भंग कर दिया था, उस तरह की वो मेनका है। पढ़े लिखे संभ्रात महिला है। उनके घर परिवार, मतलब नैहर सासुर, मायका और पीहर, दोनों बड़ा संभ्रात है। बहुत संपन्न लोग हैं, अच्छे खानदानी लोग हैं। उसका पति भी बहुत ठीक ठाक है, मैं उसको भी जानता हूं। उसका जिस पुरुष के साथ अनैतिक संबंध साबित हुआ नहीं है, जग जाहिर है, दोनों ने स्वीकार किया। और अब ये मतलब कोई छुपी बात नहीं है। उस पुरुष का बंदर और पुरुष में बैठाएगा तो बंदर का शकल उससे ज्यादा अच्छा है। बंदर से भी ज्यादा वाहियात शकल का वो लड़का है। सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता है, अनपढ़ है, अंगूठा टेप है, कुछ नहीं करता। और एक ये साबित है कि उसका उसके साथ अनैतिक संबंध था। अब अगर आप कहेंगे कि वो PCS अफसर थी और PCS के बराबर के आदमी से संबंध की और इस स्वीपर को छोड़ दी, तो यह महिला जो कि खुद बड़ा सम्राट परिवार की है, उसका मायका और पीहर दोनों बड़ा सम्राट है, उसका पति भी बड़ा खूबसूरत हैंडसम स्मार्ट है, वो खुद तो खैर मेनका ही है, उसका दिल उस बंदर पर आ गया। वो बंदर से भी वाहियात है। और मैं इसका गवाह हूं। उसके पंचायत में मैं गया था और कहा था कि ये सच्चाई है तो ये मुझे बड़ा
आश्चर्य में डाल रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। तो हमारे देहात में एक कहावत है, वो मतलब सड़क छाप शायरी है कि दिल है दीवार पर तो परी किस काम की। मित्रों, वो महिला जो पीसीएस थी, उसका पति चूंकि सफाई कर्मचारी था, इसलिए उसका दिल पीसीएस पे आया है। यह जो परसेप्शन बिल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है, मेरा ऐतराज इस पर है। मैं इस बात पर ऐतराज कर रहा हूं कि आप यह जो परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं कि भाई अगर किसी पुरुष का महिला साथी अफसर बन जाए तो वो उसको छोटा समझ करके उसके साथ ना रह करके वो अपने इक्विवेलेंट अफसर के साथ रहेगी, तो यह उदाहरण बहुत कम मिलता है। मैंने बहुत सारे ऐसे महिलाओं को देखा है जो पत्नी का और पति का बिल्कुल मेल नहीं है। मैं जब शुरू में दिल्ली में आया था तो हमारे एक मकान मालिक थी, मैं तो शायद उनका नाम भी रख सकता हूँ क्योंकि वो बड़ा आइडियल महिला है, लेकिन जाने दीजिए किसी महिला और किसी पुरुष का नाम रखना ठीक नहीं है। मैं उनके मकान में रहता था। शुरू में आदमी नौकरी उकरी के लिए अखबार का कतरन ढूंढता कि कहाँ अपॉइंटमेंट निकली है, कहाँ वैकेंसी निकली है। तो मैं देखा कि वो अंग्रेजी की अखबार पढ़ रही है। उनका पति 4th क्लास का आदमी था, रेलवे में खलासी था। तो मैंने कहा कि शायद फोटो वोटो देख रही होगी। अब मेरी मतलब मूर्खता कही है, मैंने बोला भाभी जी तस्वीर बाद में देख लीजिएगा, मैं देख लूँ इसमें कोई एम्प्लॉयमेंट निकली है तो मैं वो एम्प्लॉयमेंट भी देख रही हूँ कि आपको बता दूं, और मेरे देवर के लिए भी मैं देखती रहती हूँ। तो मैं बोला आप अंग्रेजी पढ़ती हैं? तो उन्होंने बोला यस आई एम कंफर्टेबल टू रीड इंग्लिश, आई एम मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑल्सो PhD। उन्होंने धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल करके मेरा मुंह अवाक कर दिया। उनका इतना फ्लुएंट अंग्रेजी सुन करके मैं दंग रह गया। फिर मैंने बोला भाभी जी आपके बच्चों को कहती हैं कि जरा क ख ग घ राकेश बाबू आप बता दीजिए, और आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, तो जो उन्होंने शब्द कहा वो सुनिए, यह इसकी प्रचार होनी चाहिए। उन्होंने कहा राकेश बाबू आपके भाई साहब अनपढ़ हैं, 8वीं पास करके ब्लैक स्मिथी का ITI किए, मतलब वो जो लोहारगिरी का ITI किए, और इसी बेस पर रेलवे यार्ड में खलासी की नौकरी लग गई। रिजर्वेशन में आते थे इसलिए तो रिजर्वेशन काम आया, और एक वो ब्लैक स्मिथी ITI रिक्वायरमेंट थी, इस वजह से नौकरी हो गया। और मैं गरीब घर की लड़की थी और रेलवे में सरकारी नौकरी वाला था। मेरे पिताजी गरीब थे, पढ़ा दिए मेरे को, लेकिन अब मेरे को IAS तो मिलता नहीं, क्योंकि IAS के पहले को शादी करता। तो मेरी शादी हो गई, और जिस दिन शादी हुआ मुझे पता चला कि मेरा पति 8वीं खींच खाट के पास है। वो तो बढ़िया से ना तो हिंदी लिख पाते हैं ना बोल पाते हैं। तो मैंने कहा कि फिर मेरा ना पढ़ना ही ठीक है, और मैंने अपने पति पर कभी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं MA लिटरेचर से 1st क्लास से पास हूं और MPhil तक की हूं। नौकरी मैंने इसलिए नहीं किया, मेरे को टीचर का नौकरी मिल रहा था, लेकिन मेरे पति का सिर झुकता कि मैं खलासी हूं और मेरे पत्नी प्रोफेसर है। जीवन तो मेरा पति के तनख्वाह से भी चल जाएगा, क्या करना है, हमारी जरूरतें बड़ा सीमित है। मैं उनका पांव छुआ, मेरी आंखें डुबडुबा रही बात करने की। हम बोला भाभी जी महिला त्याग की प्रतिमूर्ति है, आप ही को देख करके कहा जा सकता है, आप तो वाकई बड़ी त्याग की देवी है महाराज। उसके बाद से मैं उस महिला के घर में मतलब 3-3.5 साल तक किराए पर मकान पे रहा। इतना उन लोगों ने मेरे को इज्जत कदर दिया, वो एक अलग बात है। वो अपने टीवी के लिए हट जाते थे, आप बैठो जी समाचार बड़ा देखते रहते हो, आप देखो जी ये वो दुनिया जाना। प्यार रेस्पेक्ट जो था वो तो अलग चीज है। उसका जो उस महिला का पति के प्रति प्यार देखा, पति के प्रति जो समर्पण और इज्जत देखा कि अगर मैं प्रोफेसर बन जाती तो मेरे पति झुकते, इसीलिए मैंने नहीं किया। प्रचार इस बात का होना चाहिए, लेकिन यह दुनिया ऐसी है कि नेगेटिव खबरों को ज्यादा प्रचार मिलता है। एक पत्नी कोरोना काल में अपने पति को मुंह से सांस दे रही थी, 2 दिन के बाद वो खबर हट गया। अंत में वो पत्नी भी मर गई, क्योंकि जो मुंह से मुंह माउथ सांस दीजिएगा तो वो तो वायरस का आदान प्रदान होगा। उसको ये बात मालूम था कि मैं अपने पति की सांस बचाने में अपनी सांस गंवा सकती हूँ, और उसने कहा कि अगर यही नहीं रहेंगे तो मैं रह करके क्या करूंगी, जब तक जिएंगे 2 दिन भी अगर जी गए तो मेरा जीवन वसूल हो जाएगा। इस सब बातों का प्रचार होना चाहिए, लेकिन एक दुनिया में परसेप्शन बनाया जा रहा है कि कोई लोग अगर अपने पत्नी को पढ़ा कर अफसर बना देंगे
तो वो अवैध संबंध स्थापित कर लेगी और पति को छोड़ देगी। और आज का एक तो बक्सर का समाचार ये आ गया, पत्नी थाने चली गई क्योंकि वो पटना में सीबीएसई की तैयारी कर रही थी और उसका पति गया, बोला भैया हो गए पढ़ाई लिखे, चलो वापस आओ। थाने चली गई कि एफआईआर कर दे। थानेदार ने उसको बड़ा समझाया कि भाई देखो, एक आदमी बिगड़ गया तो पूरी महिला नहीं बिगड़ जाती है, और एक महिला अच्छी हो गई मतलब पूरी महिला अच्छी नहीं हो जाती है। मित्रों, दो ही बात अंत में कहूंगा कि चरित्र का हनन होना, चरित्र का गिरना पुरुष और महिला के लिए नहीं है। चरित्रहीन का एक अलग बिरादरी है, वो कोई भी चरित्रहीन हो सकता है। और चरित्रहीन होने के लिए पढ़ा लिखा, अनपढ़ होना, मोटा होना, छोटा होना, खोटा होना, पतला होना जरूरी नहीं है। चरित्रहीन होने के लिए आपका गिरा हुआ विचार और स्वभाव होना होता है। आप कुछ भी हो सकते हैं। हमने देखा यूपी कैडर का आईपीएस अफसर होता था, राधा जैसा नाच करता था। हमने अपने यूपी कैडर के आईएएस अफसर को रंगे हाथों एक लड़के के साथ अनैतिक संबंध बनाते हुए पकड़ा गया, उसका बकायदे वीडियो बना करके दिखाया गया और उसको बड़ा बदनामी की गई। वो तो आईएएस अफसर था और अपने ऑफिस में काम करने वाले एक बच्चे को पकड़ करके रोक करके अनैतिक संबंध बना रहा था, तो वो तो आईएएस था। इस तरह से चपरासी भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं। तो आप इन सब चीजों को पर रोक लगाएं। और यह परसेप्शन जो हमारे महिलाओं के लिए बन रहा है कि अगर कोई महिला पढ़ने की प्रयास कर रही है और पढ़ लिख करके वो आपका, आपके परिवार का नाम बढ़ा सकती हैं, और इस एक उदाहरण से अगर आप उनको वापस कर रहे हैं तो आप दुर्भाग्यशाली हैं। आपका सौभाग्य है कि आपके पास इतनी पढ़ने की क्षमता रखने वाली महिला है। नहीं तो आमतौर पर महिलाओं को देखा जाता है कि जिस दिन उसकी शादी हो गई उस दिन के बाद वो भूल जाती है क्योंकि में पीएचडी स्कॉलर है। वो फिर वो पढ़ाई को वो किसी विषय में कहीं कोई चर्चा किट्टी पार्टी में हो जाता है तो नहीं, आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट ऑल्सो। तो वो बस एक 2 लाइन की अंग्रेजी बोलती हैं ताकि वो जो महिला है उनको लगे कि नहीं ये मैट्रिक पास या 8वीं पास नहीं है, ये भी पढ़ी लिखी है। लेकिन उसके बाद उनका पढ़ाई का कोई योगदान वो खुद भी नहीं लेती क्योंकि भूल जाती हैं अपना घर गृहस्थी में। इन सब चीजों के ऊपर आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी पत्नी सीबीएसई देने की सोच रही है। यही आपके लिए बड़ा बात है। तो मैं उन तमाम पुरुषों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा और समाज से भी कि सरकारें यह स्लोगन देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहू पढ़ाओ बहू बचाओ का स्लोगन क्यों नहीं दिया जाता, जबकि बहू भी तो बेटी ही है। अगर बेटी पढ़ लिख के किसी घर की बहू ही तो बनेगी। तो अगर बहू कुछ पढ़ाई में कमी रह गई और उसको और आगे जारी करती है और किसी परिस्थिति बस उसका विवाह हो जाता है तो विवाह हो जाने का मतलब पढ़ाई का पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज के महंगाई के जमाने में दोनों लोग अगर कमा रहे हैं, दोनों लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो यह बात आपके आर्थिक विकास के साथ साथ देश के जीडीपी में भी योगदान देगा। और 2 बातें और बता दूं, मैं खुद लड़की का बाप हूं, लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूं। मेरे लड़के पढ़े लिखे हैं इसलिए पढ़े लिखे बच्चे ढूंढ रहे हैं। 90% लोग पूछते हैं कि लड़की कमाती कितनी है, लेकिन लग यहाँ एक और विरोधाभास है। जैसे एक लड़के से शादी हुई, परिवार बड़ा बढ़िया था, घर से बड़ा संपन्न था, उसके बाप अफसर थे, लड़का भी ठीक ठाक था, मेरे गुड़गांव में नौकरी करता था। लेकिन जब उसको पता चला कि मेरी लड़की का तनख्वाह 80,000 रुपया है तो फिर वो कहा कि नहीं अभी तो मेरे लड़के का 48 रुपया है। मैं बोला रुपया महत्वपूर्ण नहीं होता, आपका 48 वाला 68 हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये तो कोई बात नहीं, दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। तो मैं बोला अगर आपके लड़के का 80,000 और मेरे लड़की का 28,000 होता तो मैं कर लेता, बड़ी तब तो मैं कर लेता। तो मैं बोला मान लीजिए कि मेरी बेटी का तनख्वाह 20,000 रुपया है। कैसे मान लीजिए, एसेंशियल जैसे प्रतिष्ठित कंपनी में तो 20,000 की शुरुआत नहीं है, कैसे मान लें? इतनी पुरानी और इतनी बढ़िया पोस्ट पर लड़की काम करती है, आपकी एक लड़की साइंटिस्ट है, कैसे मान लें? तो एक ये भी कॉम्प्लेक्स है कि लड़की आपको पढ़ी लिखी चाहिए बट लड़के से कम चाहिए, लड़की आपकी बढ़िया चाहिए लेकिन लड़के से उम्र में कम चाहिए। इस तरह की जो विरोधाभास हमारे समाज में आ रहा है और फिर आप कहते हैं कि आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, इस दोगला सोच से जब तक आप हटिएगा नहीं, बचेगा नहीं, तब तक आपका भला नहीं हो सकता, समाज का भला नहीं हो सकता। समाज में कहा जाता है कि जी लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, आप साड़ी के फाल की तरह से सारा मैच कर रहे हैं और ब्याह के बाद आप अपने पुरानी वाली गर्लफ्रेंड के साथ मौज कर रहे हैं और बड़े मतलब
बड़प्पन में अपने पत्नी को बता रहे हैं कि मैं 20 गर्लफ्रेंड रखा था, 40 गर्लफ्रेंड रखा था। अगर लड़की ने कहा दिया 2 मेरे भी थे तो आपका उसी दिन से तलाक शुरू हो जाएगा। इस तरह की दोगलागिरी ना करिए। अंत में एक बात कहूंगा, मैं खुशवंत सिंह का एक कार्यक्रम अटेंड किया था दिल्ली में। मैं पहली बार खुशवंत सिंह को बाई फेस देखा था, नहीं तो मैं जानता था कि कोई 20-22 वर्ष का लड़का है जो लिखता है, क्योंकि उसके लेखनी 20-22 वर्ष वाली थी। पहली बार देखा कि यार ये तो 80 वर्ष का बूढ़ा खुशबू आदमी है। खैर मतलब वो नहीं, विषय था आधुनिक शिक्षा और हमारी बेटियां। 15-20 वक्ताओं ने बोला, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री बोल रहे थे, लेकिन खुशवंत सिंह का याद मुझे इसलिए कि उन्होंने एक जो बात कहा था वो मतलब तब भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, शायद आगे भी रहेगा। उन्होंने बोला कि देखिए हम सब लोग दोगले हैं, सारे के सारे। तब चूंकि खुशवंत सिंह नहीं होते, लोग उनको थप्पड़ मार देते। कर देखिए क्या है कि मुझे मेरी बेटी MBBS डॉक्टर चाहिए, लेकिन अगर किसी लड़के के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई तो फिर मेरा रात में नींद नहीं आएगा। मेरे लड़की IPS अफसर चाहिए, लेकिन अगर उसने किसी सिपाही को कह दिया कि यार मेरे को घर आज छोड़ दो, तो फिर मेरे को नींद नहीं लगेगा, चाहे वो उसका सिपाही उसका ड्राइवर ही क्यों ना हो। तो इन सब दोगलागिरी से हमको आगे निकलना है। अगर आप अपने बच्ची को पढ़ा रहे हैं तो आप समझिए कि पढ़ाई के साथ साथ उसका मानसिक विकास और आत्मबल भी बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। वो कमजोर पड़ेगी तो इसलिए नहीं पड़ेगी कि IAS हो गई, IPS हो गई, PCS हो गई। कमजोर पढ़ने की प्रवृत्ति ही एक अलग होती है। मैं पहले भी कहा था कि इसके लिए पढ़ाई कोई मैटर नहीं रखता, आयु कोई मैटर नहीं रख सकता, हैसियत कोई मैटर नहीं रख सकती, खराब कोई भी हो सकता है। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप दोगला ना बने। आपकी अगर पत्नी पढ़ने योग्य है और पढ़ रही है तो उसको पढ़ाइए, इस डर से ना कि वो कल को पढ़ लिख करके आपसे अलग हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूं कि जिसकी पत्नियां अंगूठा टेप है और जो IAS अफसर है, उसमें से कितने की पत्नियां उनका पांव छू के सुबह समय ऐसे ऐसे करती हैं। गाली देने की जो शुरुआत करती हैं बीवियां तो ये भूल जाते हैं कि वो मैट्रिक फेल है और उसका पति मास्टर है, मतलब मास्टर डिग्री MA MSc MCom। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, मैं नाम रख दूंगा, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। मेरे भाई हैं, कोल इंडिया के सबसे बड़े अधिकारी हैं, सगे भाई हैं मेरे, उनका नाम इसलिए रह दूंगा, मेरा क्या उखाड़ लेंगे। और उनकी पत्नी अंगूठा टेप है, और जब एक बार आवाज लगाती है ना तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग के आते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो अफसर है और ये अनपढ़ बेवकूफ है, लेकिन उनको लगता है कि यही अफसर है, मैं ही बेवकूफ हूं। एक बार मैंने उसे एक प्रश्न पूछ दिया था, उसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो ठीक नहीं रहेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो मुंहफट आदमी था। मैं पूछ दिया भैया इस तरह की बातें। एक और मेरे रिश्तेदार है, बहुत ऊंचे पद पे, उनका पद नहीं रखूंगा, बड़े ऊंचे पद पे है, हालांकि उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, मतलब वो भी बहुत पढ़ी लिखी है, मेरे से उम्र में छोटी है, रिश्ते में भी छोटी है, मैं उसका बहुत बड़ा लगूंगा। लेकिन वो अपने पति को सुनो नाम रखती है, मैं नाम नहीं, अच्छा नहीं लगा, गूगल में डालेंगे तो उनका पद आ जाएगा, सुनो, तो वो गाड़ी में से कूद के, हाँ कुछ कहा आपने? मैं बोला यार आप अफसर हैं, वो बेवकूफ है, जाने दीजिए। तो आप पर धौंस जमाने के लिए पत्नी का अफसर होना जरूरी नहीं है, पत्नी का पत्नी होना ही पर्याप्त है आप पर धौंस जमाने के लिए। तो यह दिमाग से हटा दीजिए कि पत्नी अगर अफसर हो जाएगी तो आप पर धौंस जमाएगी, नहीं। पत्नी जिस दिन आपकी पत्नी हो जाएगी ना, उसी दिन आप पर धौंस जमाने का उसको कानूनी, सामाजिक, व्यवहारिक और मानसिक अधिकार मिल जाएगा। तो इस डर से पत्नी को पढ़ाई ना छुड़वाएं, उसे पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ने से ना सिर्फ आमदनी का स्रोत बढ़ेगा, बल्कि उसका सोचने का क्षमता बढ़ेगा और उसे अपने बच्चों के परवरिश में व्यापक सोच रखने का मौका मिलेगा। वो आपको भी फायदा करेगा, परिवार को फायदा करेगा, समाज को फायदा करेगा और अंततः इस राष्ट्र को फायदा करेगा। इसलिए मित्रों, पत्नी पढ़ाओ, पत्नी बढ़ाओ और किसी तरह के दबाव में ना आओ। जय हिंद, वंदे मातरम।